हेलो एवरीवन, पीसे सिंप्लीफाई चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक का सारा करंट ख़त्म कर दिया है। लेकिन अब जो 1 जुलाई से लेके अगस्त तक 26 अगस्त तक का जितना भी करंट बाकी है वो भी मैं इधर ख़त्म कर रहा हूँ। और मैंने 27 अगस्त से डेली करंट अफेयर शुरू कर दिया है, तो वो आप प्लेलिस्ट पे चैनल पे जाके देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ का पार्ट, जो कि 1 जुलाई से लेके 26 अगस्त तक का है। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स ये लगाया, किसने लगाया? तो फ्रेंड्स, डेनमार्क ने लगाया है। ठीक है, डेनमार्क ने क्यों लगाया? तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो पशु होते हैं, आपने उनको देखा होगा कि जो चौपाए होते हैं, स्पेशली गाय भैंस, वो खाली बैठे रहती हैं तो मुँह चलाया करती हैं, जिसको जुगाली करना कहते हैं। तो वो जुगाली करती हैं, जिस वजह से मीथेन गैस रिलीज़ होती है। और जो पशु होते हैं ना, वो मीथेन गैस रिलीज़ करने में नंबर 1 होते हैं। मतलब अगर मीथेन गैस रिलीज़ करने वालों में नाम आएगा तो पशुओं का भी नाम ज़रूर लिया जाता है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं, जो कि हमारे अर्थ के लिए बहुत ही ख़राब है। क्योंकि इससे अननेसेसरी बाढ़, अननेसेसरी वो हो जाता है, बारिश आने लगती है, सी लेवल राइज़ करने लगता है, मतलब समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जिस वजह से जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं सबसे पहले वो डूबेंगे। और जिन देशों के पास तटीय सीमाएं हैं उनके तटीय सीमा डूब जाएगी, जिस वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों को आंतरिक भागों में डिस्प्लेस किया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सब नुकसान हैं ग्लोबल वार्मिंग के ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तो डेनमार्क ऐसा पहला देश बना है जिसने पशुधन कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाया है। ये कब से प्रभावी हो जाएगा? तो 2030 से। इनका उद्देश्य यही है कि लोग मतलब पशुओं को पालें, लेकिन उस वजह से ना पालें कि केवल मीट कंज्यूम करने के लिए। क्योंकि आप जानते ही हो कि मीट कितना फॉरेन कंट्रीज़ में कंज्यूम किया जाता है, जिस वजह से पशुपालन होता है। ठीक है, मतलब एक ही चीज़ नहीं है कि मीट के लिए ही पशुपालन हो, और भी बहुत सी चीज़ हैं, जिसमें से एक कारण ये भी है कि मीट के लिए इनको मतलब पाला जाता है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। डेनमार्क किस कॉन्टिनेंट में आता है, किस महाद्वीप में आता है? तो ये आता है आपका ये आता है आपके यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में फर्स्ट होलोग्राफी बैंक नोट जारी किया, किस देश ने किया? तो जापान ने किया है। जापान ने क्यों किया है फ्रेंड? तो जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड लोग, उनको नोट छू के उसका मूल्य पहचानने में आसानी हो, इसलिए जापान ने ब्लाइंड लोगों के लिए ये होलोग्राफी बैंक नोट स्टार्ट किया है। पहला देश है ये ऐसा करने वाला। हाल ही में यूरोपीय काउंसिल यानी यूरोपियन परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये हंगरी देश को चुना गया है। हंगरी देश कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है। इसकी अध्यक्षता कब से प्रभावी होगी? तो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। कितने महीने के लिए? तो ओनली 6 मंथ्स। इसकी कैपिटल क्या है? तो बुडापेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। PCS, RO, NTPC, समीक्षा अधिकारी वगैरह वगैरह सब में इलाहाबाद हाई कोर्ट, RO, लेखपाल, किसी में तो ये पूछा ही जाएगा। हाल ही में SCO का 10वां सदस्य बना, कौन बना है? तो SCO का 10वां सदस्य बन गया है बेलारूस। ठीक, बताया जाता है कि बेलारूस की नज़दीकियाँ रूस के एक बहुत ज़्यादा है। बेलारूस के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो लुकाशेंको है। ठीक है, और जान लीजिए कि SCO की बैठक कहाँ हुई। जब मैंने SCO की बैठक के बारे में आपको बैठक एवं सम्मेलन वाले सेशन में पढ़ाया था, लेकिन यहाँ फिर बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। ये इस बार की 24वीं बैठक थी। ठीक है, और ये बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये बैठक हुई है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। ठीक, अस्ताना। ठीक है, यहाँ पे इसकी बैठक हुई है, और बेलारूस 10वां सदस्य बन गया है इसका। नवा मेंबर कौन बना था? तो फ्रेंड्स, नवा मेंबर भी वही बना है जो अमेरिका का बहुत बड़ा दुश्मन है, ईरान। ईरान समझ लीजिए कि ये ऐसा संगठन है जो यूरोपीय शक्तियों के विरोधी है, मतलब वेस्टर्न नेशन के विरोधी। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि ये 24वीं बैठक थी, तो 23वीं बैठक कहाँ हुई थी?
तो फ्रेंड्स 23वीं बैठक कहीं नहीं हुई थी, ये भारत की अध्यक्षता में हुई थी, लेकिन ये मीटिंग हुई थी वर्चुअली। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने देश में बैठ के इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बाकी सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने कन्वर्सेशन किया था और अध्यक्षता भारत के हाथ में थी। जो 25वां सेशन होगा फ्रेंड्स 2025 वाला, ठीक है, ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका चीन में और चीन इसकी अध्यक्षता करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूस ने नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की। ठीक, अब ऑर्बिटल स्टेशन क्या है फ्रेंड? जैसा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसा ही ये भी होगा, क्योंकि रूस अभी तक इसका सदस्य था। रूस 2024 में इसकी सदस्यता त्याग रहा है। आप जान ही रहे हो यूक्रेन के साथ वॉर, और यूक्रेन को वेस्टर्न नेशन का भरपूर सपोर्ट, हथियार मिल रहा है, जिस वजह से रूस ने कहा है कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो ये छोड़ के जा रहे हैं और 2030 तक अपना खुद का इन्होंने ऑर्बिटल मिशन यानी एक तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का घोषणा कर दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रही ब्लू लाइन सीमा रेखा, अब ये चर्चा में क्यों है फ्रेंड्स? तो पहले जान लीजिए किसके बीच में है, तो इसराइल और लेबनान के बीच में। आपको स्पष्ट हो गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा कि इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच युद्ध चल रहा है। ठीक है, पैलेस्टाइन मुस्लिम देश है, लेबनान भी मुस्लिम देश है, जिस वजह से एक मतलब कि हमारे मुस्लिम भाइयों पे ऐसा अत्याचार हो रहा है, ऐसा उनका मानना है, जिस वजह से वो इनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट में इनके साथ शामिल हो गए हैं। पूरा लेबनान शामिल नहीं हुआ। लेबनान में एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है हिजबुल्लाह। शायद उसको भारत सरकार ने भी आतंकी संगठन नहीं घोषित किया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इनके पे अटैक किया, फिर इन्होंने रिटेलिएट किया। ठीक है, जिस वजह से दोनों के बीच संघर्ष जारी है। और बीच बीच में संघर्ष ईरान के साथ भी हो जा रहा है। किसका? तो इसराइल का हो जा रहा है। मतलब इसराइल एक तरफ, पैलेस्टाइन, लेबनान, ईरान एक तरफ होके कभी कभी युद्ध छेड़ रहा है, लेकिन वो पैलेस्टाइन के साथ इनका लंबे समय से लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 से कॉन्फ्लिक्ट जारी है, युद्ध जारी है। हमारे लिए सिर्फ इतना इस समय ज़रूरी है कि ब्लू लाइन रेखा किसके किसके बीच में, तो इसराइल और लेबनान के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। WIPO पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, के अनुसार जनरेटिव AI से संबंधित पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बन गया है? मतलब पेटेंट दायर करने वाला वो भी AI में, वो बन गया है फ्रेंड्स चीन। मतलब चीन आजकल बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे ध्यान दे रहा है, तभी पेटेंट के लिए वो अपने दावों को WIPO के सामने पेश कर रहा है। अब WIPO के बारे में जान लीजिए, तो ये इंटरनेशनली पेटेंट का दर्जा देते हैं। जो अगर पेटेंट के लिए ले जाता है तो उसकी जांच वाँच करके उस प्रोडक्ट को पेटेंट कर देते हैं, ताकि उस पर कोई और अपना अधिकार ना जमा पाए। अब जो WIPO है, WIPO है, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। ठीक है, ये देखिए स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन हुआ है, ठीक, इसका जो 5वां सदस्य है वो कौन बना है? तो 5वां सदस्य बन गया है फ्रेंड्स बांग्लादेश। और ये जो कोलंबो सुरक्षा संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2011 में हुई थी। आइए इसमें इतना ही जानना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 2025। फ्रेंड्स ये शायद हमारे एग्ज़ाम में ना पूछे, लेकिन हमारी जानकारी होनी चाहिए कि क्योंकि सभी मतलब PCS एस्पिरेंट हैं, कुछ वनडे वाले भी होंगे, लेकिन PCS वाले ज़रूर जानें। प्रोजेक्ट 2025 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है USA से। अब इसकी इंटरेस्टिंग बात इसलिए ये चर्चा में है क्योंकि इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे, US के प्रेसिडेंट बनेंगे, एक तरीके से तानाशाही आ जाएगी USA में। ठीक है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट बहुत चर्चा में था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डिनाई किया है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो इस डॉक्यूमेंट में बातें लिखी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि एक तानाशाही वाला रूल हो सकता है। कंफर्म नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही इसको डिनाई कर दिया है, लेकिन बातें तो वही लिखी हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? USA ने 2026 से लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है। अभी किस देश में करेगा? तो फ्रेंड्स ये करेगा जर्मनी में। जाहिर सी बात है, जर्मनी में करोगे आप किसको टैकल करने के लिए? तो रशिया और चाइना को। लेकिन ये नहीं पता है कि रूस ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। इसीलिए समझ लीजिए विश्व एक बारूद के ढेर पे ही बैठा हुआ है। कभी भी चिंगारी लगी
ब्लास्ट सब। खैर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक एब्रा। एब्रा क्या होती है फ्रेंड्स? तो एब्रा क्या होती है फ्रेंड्स? तो ये एक तरीके की बोट होती है। इसको सफल टेस्ट किसने कर लिया है हाल ही में? तो इसको किया है यूएई ने। यूएई की कैपिटल क्या है? तो यूएई की कैपिटल है दुबई। ठीक। यूएई का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इनकी करेंसी क्या है? दिरहम है। ठीक है, इतनी नॉलेज सफिशिएंट है आपके बीच। हाल ही में हर्पिस वायरस टीका चर्चा में था। तो अब ये चर्चा में क्यों था? तो फ्रेंड्स जो एशियन हाथी हैं, ठीक, उनको इस वायरस से बचाने के लिए ये जो वैक्सीन है ये यूएसए लगाएगा पूरे एशियन हाथियों को। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो ये आइवरी कोस्ट बना है। ठीक है, बस इसमें इतना ही जान लीजिए कि आइवरी कोस्ट इसका 53वां सदस्य बना है। हालांकि ये पूछने के तो चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन कब आ जाए, जो कम लगता है वही आ ही जाता है। इसकी थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। इसको अपनाया कब गया था ये जल सम्मेलन? तो ये 1992 में अपनाया गया था। ठीक, लेकिन ये लागू कब से हुआ था? तो 1996 में हुआ था। और इसको ज्वाइन करने वाला ये 53वां मेंबर आइवरी डी कोस्ट देश है। ये अफ्रीका महाद्वीप का 10वां देश है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का 10वां देश है। और इसकी राजधानी क्या है? यामोसोको। यामोसोको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व की पहली हाई स्पीड फाइबर कार्बन फाइबर ट्रेन किसने चलाई है? तो फ्रेंड्स ये चलाई है चीन ने। उद्देश्य क्या है? प्रदूषण का उत्सर्जन कम करना, मतलब कार्बन उत्सर्जन कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 यूरोपीय देशों ने वीज़ा मुक्त 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति कौन लेके आया है फ्रेंड्स? तो ये बेलारूस लेके आया है। ठीक है, बेलारूस लेके आया है। बेलारूस की राजधानी क्या है? तो मिन्स्क है। इसमें कुछ डिटेल जानने वाली है नहीं। अभी मैंने आपको पीछे डिस्क्राइब कर दिया था कि लुकाशेंको यहाँ के राष्ट्रपति हैं और रशिया के साथ इनकी बहुत अच्छी नज़दीकी है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट लग रहा है। हिप हॉप गीत जिसका नाम है द रेन, इसको किसने शुरू किया? तो ये नासा ने शुरू किया है। किस लिए? तो इस गीत को शुक्र ग्रह पे भेजा जाएगा नासा द्वारा। ठीक है, कौन सा गीत? द रेन। कैसा है? तो हिप हॉप है। अब हिप हॉप होगा कुछ इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ओपोरोच वायरस हाल ही में चर्चा में रहा। ओपोरोच वायरस फ्रेंड्स ये एक मच्छर वाहित बीमारी है। मच्छर से ये बीमारी फैलती है। ठीक है, इससे एक अभी तक डेथ रिपोर्ट की गई है जो कि ब्राज़ील में हुई है। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ब्राज़ील में इससे मौत हुई है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि ओपोरोच वायरस है। तो ये बीमारी किससे फैलती है? तो ये मच्छरों से फैलती है। और इसके लक्षण कैसे होते हैं? तो डेंगू चिकनगुनिया जैसे इसमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं, मतलब जोड़ों में दर्द होगा, तेज़ फीवर होगा, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट हाल ही में किसने अपने यहाँ ओपन किया है? तो चीन ने किया है। ठीक है, थोरियम आधारित। इससे पहले यूरेनियम आधारित होता था, लेकिन ये एक कदम आगे बढ़ के टेक्नोलॉजी को इसने इनोवेशन किया है और थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट ओपन किया अपने यहाँ। ये क्वेश्चन तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। भगवान राम जी पर आधारित डाक टिकट हाल ही में जारी किया किसने? लाओस ने। भगवान श्री राम जी पर आधारित डाक टिकट हाल ही में लाओस ने जारी किया। लाओस की कैपिटल क्या है? तो वियंटियन है। वियंटियन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। चर्चा में रहा कुर्स्क क्षेत्र। ये फ्रेंड्स क्यों चर्चा में रहा? तो ये एक रूस का क्षेत्र है। इस पर यूक्रेनी सेना ने आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर हाल ही में ढूंढा गया है। इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो आप लोग। कहाँ खोजा गया? तो तुर्की में खोजा गया है। विश्व का सबसे प्राचीन कैलेंडर बताया जाता है कि 13,000 साल पुराना कैलेंडर है। ये 13,000 वर्ष पुराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। WHO ने लगातार वैश्विक आपदा घोषित की किसको? मंकी पॉक्स को। हालांकि मंकी पॉक्स का नाम बदलकर इन्होंने एम पॉक्स रख दिया है। ठीक है, ये बीमारी कैसी है फ्रेंड्स? तो ये भी एक संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शनल डिजीज़ है। अब मंकी पॉक्स जो होता है
ये फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जो चेचक प्रॉब्लम होती है, जिसमें छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उसमें पानी भर जाता है, फिर वो 3-4 दिन बाद ऑटोमेटिक सूखने लगते हैं। तो ये तो नहीं पता है कि ये पूरे चेचक जैसी बीमारी है, लेकिन हाँ इसमें भी दाने निकलते हैं और इसमें मोर्टेलिटी रेट तो बहुत कम है, 3 से 4%। मतलब 100 लोगों को हुआ तो 3 से 4 ही की डेथ होगी, लेकिन फिर भी बीमारी तो बीमारी है, ठीक है। इसीलिए वैश्विक आपदा इसको घोषित कर दिया किसने, WHO ने। और ये बीमारी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो बड़ा वाला कॉन्गो है। एक 2 कॉन्गो है ना, एक छोटा कॉन्गो एक बड़ा कॉन्गो, तो जो बड़ा कॉन्गो है वो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, उसी को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, नाम तो बड़ा अजीब है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही। अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन और अड्डू डेटोर लिंक ब्रिज हाल ही में कहाँ उद्घाटित हुआ है, तो इसका इनॉग्रेशन किया है जयशंकर सर ने। कहाँ पे, मालदीव्स में। फ्रेंड्स नाम तो थोड़ा टफ था, लेकिन अब अड्डू अड्डू करके याद रख लेना, एग्ज़ाम टाइम में याद आ जाएगा, ठीक है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।